बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द थर्मल रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स को हमने किन किन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर थर्मल रेगुलेशन, और क्या क्या एडेप्टेशंस एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं, इनको हम यहाँ पे जनरली इनका एक ओवरव्यू लेंगे। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। टॉपिक है thermoregulation in animals। एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी के दर्जा हरारत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पे इट इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, जो कि हमने आगाज में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ऑस्मोरेगुलेशन वाला पार्ट एंड देन द थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस किस तरह से मुतासिर कर रही हैं बॉडी को। तो उसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं थर्मोरेगुलेशन वाले पार्ट को भी। सबसे पहले हीट प्रोडक्शन बाय द बॉडीज, ओके। फिर उसके बाद हीट गेन एंड देन हीट लॉस। ऑलराइट, अब इससे हमें यह पता चलता है कि बुनियादी तौर पे एनिमल्स की बॉडीज जो हैं उनके पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू हीट पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। दूसरे नंबर पे यह भी पॉसिबल है कि जो हीट वो पैदा कर रहे हैं वो रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट कर दें और बाहर चली जाएं। वो मुख्तलिफ रेडिएशंस जो हैं वो इंटरनल हीट को बाहर डिसिपेट कर दें। या ये भी पॉसिबल है कि हम धूप वगैरह में बैठ के, या बाकी एनिमल्स कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं कि धूप में बैठ के लाइट और हीट को बुनियादी तौर पे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें। ऑलराइट, क्योंकि लाइट की एब्जॉर्प्शन तो हम कर नहीं रहे बिकॉज वी आर नॉट फोटोसिंथेटिक, लेकिन हीट की एब्जॉर्प्शन हम कर रहे हैं ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेस से पैदा होने वाली हीट अगर काफी नहीं है तो साथ ही साथ हम हीट एब्जॉर्ब करके अपना काम चला सकें। तो इसका मतलब यह है कि बॉडी खुद भी हीट पैदा कर सकती है, हीट बाहर से भी एब्जॉर्ब की जा सकती है, और उसके साथ ही साथ ये भी मुमकिन है कि अगर अंदर हीट जनरेशन ज्यादा चल रही है, सराउंडिंग्स में टेम्परेचर कम है, तो बॉडी हीट डिसिपेट करने की सलाहियत भी रखती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे और ये पॉइंट्स के लिहाज से मैं पॉइंट्स में मेंशन करने जा रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको याद रहे कि बॉडी हीट एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करती है और हीट लॉस किस फॉर्म में होता है। एब्जॉर्प्शन of heat into the body। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज IR इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट और reflected thermal radiations। कहां से आ रहे हैं? From sun। ऑलराइट, इसको हम सोलर रेडिएशंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वो दो तरीके नॉर्मली जिस फॉर्म में हीट बॉडी के अंदर दाखिल हो रही है। इसी तरह अब हमने ये भी देखना है कि बॉडी से हीट खारिज किस फॉर्म में होती है। लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। इसमें भी सबसे पहले थर्मल रेडिएशंस, all right, and second evaporation, all right। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो दोनों तरीके हैं इसमें जो पहले वाली चीज है थर्मल रेडिएशन, इसका किस तरह से पता चलता है? एक हम थर्मल इमेजिंग करते हैं जिसको हम थर्मोग्राम कहते हैं। उसमें जब ह्यूमन बॉडी को देखा जाता है तो पता चलता है बहुत सारे पार्ट्स में से एक ही वक्त में हीट जो है वो डिसिपेट हो रही है, रिलीज हो रही है बॉडी में से, एनवायरनमेंट में जा रही है। इसी तरह जो दूसरा प्रोसेस हमने यहाँ लिखा है एवेपोरेशन,
इसके लिए पर्सपायरेशन या स्वेटिंग का प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया जाता है, एवेपोरेटिव कूलिंग इसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है और इस चीज का खतरा है कि कहीं होम्योस्टैटिक रेंज से दर्जा हरारत बढ़ ना जाए जिस्म का, तो उस सूरत में फौरी तौर पे हीट को डिसिपेट कर दिया जाता है, स्वेट प्रोड्यूस किया जाता है, वाटर वेपर्स अपने साथ बॉडी की हीट लेके उड़ जाते हैं और बॉडी दोबारा से कूल डाउन कर ली जाती है। तो इस सूरत में भी बॉडी का टेम्परेचर कम किया जा रहा है और हीट को एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दो तरीके आपने याद रखने हैं फॉर द गेन एंड लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज है दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन आपके लिए। इट इज अबाउट क्लासिफिकेशन of animals according to their thermoregulation। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो क्लासिफिकेशन हम करने लगे हैं इसमें याद रखिएगा कि हम सबसे पहले नंबर पे तमाम एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक ग्रुप जिसका नाम है पोइकिलोथर्म्स, Poikilotherms are also known as cold-blooded animals. All right. And the second group, they are known as homeotherms. And homeotherms are simply known as warm-blooded animals. जी स्टूडेंट्स, दो बड़े ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर लिया एनिमल्स को। जो पहला नाम है पोइकिलोथर्म्स, बुनियादी तौर पे ये वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी का दर्जा हरारत बैरूनी दर्जा हरारत के साथ साथ तब्दील करते रहते हैं। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि इनके पास नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होम्योस्टैटिक सिस्टम जो है वो कोई हाईली डेवलप्ड नहीं है। यही वजह है कि हमने इनको नाम दे दिया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब इससे थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बाहर का दर्जा हरारत हवा है या पानी है, दोनों सूरतों में अगर बाहर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो इनकी बॉडीज के अंदर भी दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया है तो इनकी बॉडीज के अंदर भी दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली चीज हमने याद रखनी है वो यही है कि यहां तक भी काफी नहीं, बल्कि इसको फर्दर हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। किस बुनियाद पे कि एनिमल्स को अगर हम क्लासिफाई करें कि उनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन किस तरह से चल रही है या वो किस तरह से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसकी बुनियाद पे भी हमने 3 फर्दर ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इनको भी याद रखिएगा। द फर्स्ट वन आर एंडोथर्म्स। इसकी अगर हम हेडिंग बनाना चाहें तो हम लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन according to heat production. All right? यानी अपनी ही हरारत की पैदावार के एतबार से किन ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को। तो पहला ग्रुप हमने यहां पे लिखा है एंडोथर्म्स। अब एंडो इनसाइड, ऑलराइट, इसका मतलब यह है कि ये वो ग्रुप है एनिमल्स का कि जो अपना दर्जा हरारत खुद बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं लेकिन साथ ही साथ अपनी हीट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट हीट को पैदा किया जाएगा। अब जब हरारत पैदा होगी तो उसकी वजह से जिस्म को गर्म भी रखा जाएगा और फिर उसके साथ ही साथ इनके दर्जा हरारत को मेंटेन भी किया जाएगा होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के थ्रू। ऑलराइट, तो इसका मतलब है ये वो ग्रुप है कि जो सराउंडिंग या एम्बियंट टेम्परेचर जितना भी है उनका, उसके लिहाज से इनकी बॉडी के दर्जा हरारत के ऊपर कोई खातिर खा असर नहीं नजर आएगा और अपने दर्जा हरारत को बरकरार रख सकते हैं। अपनी इंटरनली हीट पैदा करने की सलाहियत इनके पास मौजूद है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद जो दूसरा ग्रुप आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्टोथर्म्स। जी, एक्टोथर्म्स बाहर से हरारत को जज़ब करने वाले। ऑलराइट, अब यहां पे पहले नंबर पे तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अपनी बॉडी में खुद से हीट पैदा कर सकते हैं? यस,
ये अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार में, और फिर साथ ही साथ उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इनको बाहर से हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्टोथर्म्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप, दे आर नोन एज हेटेरोथर्म्स। जी स्टूडेंट्स, हेट्रो डिफरेंट। अब इसको समझिएगा जरा तवज्जो के साथ। ये वो ग्रुप है एनिमल्स का जो हीट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इनके होम्योस्टैटिक सिस्टम के पास इतने जबरदस्त आइडियल मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो सका कि ये अगर ओवर हीट प्रोडक्शन हो गई है तो उसको डिसिपेट करें, या अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है तो खुद से हीट जनरेशन पे चले जाएं। तो ये क्या करते हैं, फ्लक्चुएट ही करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। तो उस फ्लक्चुएशन की बुनियाद पे हमने इनको कह दिया हेटेरोथर्म्स, यानी कि ये दर्जा हरारत पैदा कर सकते हैं लेकिन उसको बरकरार रखने की सलाहियत इनके पास मौजूद नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल यहां पे जो आपकी बुक में भी मेंशन की गई है, देयर आर द हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड स्टूडेंट्स एक खास किस्म का परिंदा है और 250 से ज्यादा अक़साम इसकी दुनिया में मौजूद हैं। बहुत ही ज्यादा कलरफुल और बड़े शानदार किस्म के रंगीन पर इनके हमें नजर आते हैं, लेकिन खास बात यह है कि पर फड़फड़ाने की स्पीड इनकी बहुत तेज है, और ऑब्वियसली जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो हीट प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होना शुरू हो जाती है। उस सूरत में जब इनकी बॉडी का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होता है तो फौरी तौर पे ये बैठ के सांस लेते हैं, और दिल की धड़कनों की जो इनकी स्पीड है वो भी पर मिनट जो है सैकड़ों में चली जाती है। ऑलराइट, तो ये बात भी याद रखने वाली है कि ये बैठ के फिर क्या करते हैं, हीट डिसिपेट करते हैं, उसके बाद फिर अगली फ्लाइट के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इनके विंग्स की फ्लाइट का पैटर्न और इनकी रोटेशन और मूवमेंट बहुत जबरदस्त हमें नजर आती है, बड़ी स्पेक्टेकुलर किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, और इसके साथ ही साथ एक ही जगह पे खड़े रह के ये होवरिंग फ्लाइट वगैरह भी शो कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मल रेगुलेशन के एतबार से अगर इनको हम क्लासिफाई करें तो इनको हम हेटेरोथर्म्स कहेंगे। दूसरा मेंबर दे आर द बैट्स, और बैट्स आपको पता है दे आर द ओनली फ्लाइंग मैमल्स। इनके साथ भी यही केस है कि बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है लेकिन फिर उस हीट को रेगुलेट करने के लिए इनको हीट डिसिपेशन वाले मैकेनिज्म में जाना पड़ता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये तीनों ग्रुप्स कौन कौन से थे, वो एनिमल्स जो बॉडी की हीट प्रोड्यूस तो कर रहे हैं या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम, लेकिन बरकरार रखने के एतबार से इनको हम हीट प्रोडक्शन विद इन द बॉडी के नाम से याद रखेंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद अगर आगे देखें तो आपकी बुक के सीक्वेंस के एतबार से जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि हाउ द एनिमल्स हैव अडैप्टेड। तो कुछ तब्दीलियां एनिमल्स ने अपनी बॉडीज के अंदर पैदा की हुई हैं और उन तब्दीलियों की वजह से सक्सेसफुल लाइव्स गुजार रहे हैं। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले वाली जो चेंजेस हमने याद रखनी है दे आर द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। जी स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस यानी साख्त के एतबार से कौन कौन सी खसूसियात इन एनिमल्स ने अपने अंदर डेवलप कर ली हैं। तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहले नंबर पे स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स का मौजूद होना स्ट्रक्चर्स हैं, इस वजह से इसको हम स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में शामिल करें। फिर उसके बाद पीलेज की एक टर्म आपकी किताब में इस्तेमाल हुई है, बुनियादी तौर पे दिस वर्ड रेफर्स टू द फर और द वूल। ऑलराइट, क्योंकि ये भी बाज़ औक़ात फर और वूल के अंदर वार्म एयर को कैप्चर करके रखते हैं एनिमल्स, तो ये भी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन कहलाएगी, यानी फर का मौजूद होना इट इज द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। देन इज सबडर्मल फैटी लेयर, यानी कि आपकी स्किन के बिल्कुल नीचे फैट्स की एक मोटी इंसुलेशन अल्लाह ताला ने दे दी हुई है, तो ये भी स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे ब्लबर वगैरह कुछ मछलियों में ऑब्जर्व की जाती है, या बियर्स वगैरह जो हैं, रीच जो हैं, उनकी बॉडी के अंदर स्किन के बिल्कुल नीचे मोटी सी तह मौजूद होती है चर्बी की, तो ये साख्त है, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। ऑलराइट, इसके बाद एक और एडेप्टेशन जो आपने याद रखनी है दैट इज adaptation
of lungs for panting. पैंटिंग को भी स्टूडेंट्स हम शामिल करेंगे। बुनियादी तौर पे ये है क्या कि सांस लेना और सांस के साथ एवेपोरेटिव कूलिंग कर लेना ताकि बॉडी के दर्जा हरारत को बरकरार रखा जा सके। तो अगर लंग्स मॉडिफायर हैं फॉर द पेंटिंग प्रोसेस तो इस सूरत में इनको हम स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आपने याद रखनी है, दे आर द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। जी स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन से क्या मुराद है, यानी वो स्ट्रक्चर्स जो मौजूद हैं जब वो एक्टिवेट हो जाएं और काम करना शुरू कर दें। तो यहां पे काम करने के लिहाज से 3 पॉइंट्स में लिख रहा हूं, इनको जरूर याद रखिएगा। रेगुलेटिंग द ब्लड फ्लो टू स्किन। ऑलराइट, ये कॉमन पॉइंट। और फिर अगर इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहें, ग्रेटर ब्लड फ्लो इन वार्मथ टू डिसिपेट हीट, ऑलराइट, and lower blood flow in cold to economize heat loss. Alright? अब ये 3 पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं। अब इनको समझें। सबसे पहली चीज मैंने यहां पे मेंशन किया स्टूडेंट्स, वो ये है कि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जाएगा। किस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है कि जब आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन बढ़ चुकी हुई है, ज्यादा हरारत पैदा हो रही है, उस सूरत में आपकी स्किन की तरफ ब्लड के फ्लो को बढ़ा दिया जाएगा। अब स्किन चूंकि आपकी पेरिफेरल और सुपरफिशियल लेयर है, तो यहां पे आते ही ब्लड में से अगर हीट ज्यादा है तो एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाएगी, बाहर खारिज कर दी जाएगी। दूसरी तरफ क्या है कि जब बाहर का दर्जा हरारत कम होता है और उस सूरत में ठंडक का एहसास हो रहा हो अगर आपको, तो बॉडी के अंदर दूसरी फिजियोलॉजिकल चेंज पैदा की जाती है। और इस फिजियोलॉजिकल चेंज में क्या नजर आएगा कि ब्लड फ्लो टू द स्किन और द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्किन, इट इज रेस्ट्रिक्टेड, कम कर दिया जाता है फ्लो। क्यों कम किया जा रहा है? ताकि बॉडी के अंदर से जो वार्म ब्लड बाहर ब्लड वेसल्स के अंदर आ रहा है सरफेस के ऊपर, जब उसके फ्लो को कम किया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि इंटरनल हीट को बचा लिया जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर के लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बना ली गई है। फिर इसके साथ ही साथ एक और एडेप्टेशन हम लिख लेते हैं, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ऑलराइट, यानी स्वेट ग्लैंड्स का मौजूद होना, दैट वाज द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। लेकिन स्वेटिंग स्टार्ट हो जाना, पसीना आना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में इसको हम कहेंगे इट इज नाउ फंक्शनिंग। तो फंक्शन के एतबार से इसको हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में शामिल कर रहे हैं। फिर बर्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स एक जबरदस्त फीचर देखा गया है, दैट इज नोन एज प्लूमेज फ्लफिंग। जी, प्लूमेज फ्लफिंग में हमें यह नजर आता है, खास तौर पे बर्ड्स का मैं रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि उसमें आप लोग हो सकता है कि फेमिलियर हों पहले से ही इस चेंज के, कि बर्ड्स बाज़-औक़ात बैठे होते हैं और बैठे बैठे अपने परों को फुला लेते हैं और उस सूरत में वो कुछ हवा को इन कर रहे होते हैं अपने फेदर्स के अंदर, ताकि परों के अंदर हवा गुजरे। और उस सूरत में अगर तो उन्होंने बॉडी की हीट खारिज करनी है तो हीट खारिज हो जाए और ठंडी हवा को अंदर आने का मौका दे दिया जाए। इसी तरह बाज़ औक़ात जब बहुत ज्यादा ठंडक होती है तो बर्ड्स पर फुला के उसमें वार्म एयर को कैप्चर कर लेते हैं और वार्म एयर को कैप्चर करके अपने इर्द गिर्द एक एयर का, वार्म एयर का ब्लैंकेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से अगर ठंडी हवा भी गुजर रही हो तो परों के अंदर एंटर नहीं होती। उस सूरत में परिंदे अपने आप को ठंडी हवा से बचा लेते हैं। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन हमें नजर आ रही है और इट इज अगेन अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिर उसके बाद आखिरी बात हमने जो करनी है, दैट इज अबाउट द बिहेवियरल एडेप्टेशंस।
जी स्टूडेंट्स, बिहेवियरल एडेप्टेशन, इसमें सबसे पहले मैं एक दो पॉइंट्स लिख देता हूं। बॉडी पोस्चर्स, ऑलराइट, फिर इसी तरह हम शामिल कर सकते हैं यहां पे सन बास्किंग, ऑलराइट, एंड देन मूविंग टू shelters where temperatures are moderate। जी स्टूडेंट्स, अब सबसे पहली चीज हमने यहां पे क्या मेंशन की है, बॉडी पोस्चर्स। बॉडी पोस्चर्स के एतबार से हम खुद भी एक बिहेवियरल एडेप्टेशन शो करते हैं कि सर्दियों में खास तौर पे जो धूप में बैठने वाला अमल हमने अडेप्ट किया हुआ है, इट इज अ बिहेवियरल एडेप्टेशन, ऑलराइट। हीटर्स के सामने बैठ जाना या सूरज के सामने बैठ जाना, अपनी डायरेक्शन ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को एक्सपोज करके रखना ताकि हम हीट को एब्जॉर्ब कर सकें, दिस इज अ बिहेवियरल एडेप्टेशन। इसी तरह कुछ और एनिमल्स वगैरह में और इंसेक्ट्स में भी हमें ये फीचर नजर आता है कि जब बहुत ज्यादा उनको हीट की जरूरत होती है उस वक्त तो वो धूप में घूमते फिरते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब गर्मी बढ़ना शुरू हो जाए और उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो उस सूरत में आपकी किताब में ग्राउंड स्क्विरल्स वगैरह की एग्जांपल दी हुई है, इसी तरह कुछ और रोडेंट्स वो ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं। जमीन के नीचे जाने से क्या होता है, मॉडरेट दर्जा हरारत वहां पे मौजूद है पहले से ही, जहां पे उनको बहुत ज्यादा ना तो हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है ना ही उनकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट को खारिज कर रही होती है। तो इसको भी हम बिहेवियरल एडेप्टेशन में शामिल करेंगे। फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक एंड पे चीज जो शामिल की गई है, दैट इज सन बास्किंग। अब ये जो बास्किंग, बात करना, इसका मतलब तो है कि गुसल, ओके, लेकिन ये जो बास्किंग वाला काम है इसमें क्या किया जा रहा होता है, बुनियादी तौर पे रेप्टाइल्स के साथ रिलेट की जाती है वाली प्रॉपर्टी कि ये क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी वार्म सरफेस के ऊपर आके अपनी बॉडी को फैला के खड़े हो जाते हैं और उस सूरत में इनकी बॉडी के ऑल ओवर द सरफेस गर्म हवा गुजरना शुरू हो जाती है। ऊपर से इनको डॉर्सल साइड से जो है वो सनलाइट अवेलेबल है जहां से थर्मल रेडिएशंस ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये भी बिहेवियरल एडेप्टेशन है। इसी तरह ह्यूमंस ने भी इस चीज को अपना लिया हुआ है। वो वाले ठंडे ममालिक जहां पे धूप बहुत कम निकलती है, अगर किसी दिन धूप निकल आए तो लोग फौरी तौर पे ज्यादा से ज्यादा थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ एडेप्टेशंस थर्मल रेगुलेशन के एतबार से स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ओवरव्यू किया है ये सारे के सारे जनरल फीचर्स हैं सारे एनिमल्स के लिहाज से। इंशाल्लाह ताला कमिंग सेशंस में फिर हम ह्यूमन से और बाकी हायर वर्टिब्रेट से रिलेटेड कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।